ममता बनर्जी तृणमूल की सुप्रीमो को रायगंज लोकसभा में टीएमसी में एक भी उम्मीदवार नहीं मिला जो उसको वो लोकसभा में खड़ा कर सके, जिसकी वजह से बीजेपी से भाड़े पे लाया हुआ उम्मीदवार को टीएमसी का टिकट देके खड़ा करना पड़ रहा है। गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो अपनों ने है लूटा, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये जो पानी कम था वहीं कश्ती डुबाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं मेरे अपने हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री पर या उनके भतीजे पर पुलिस या सीबीआई या ईडी की तरफ से हाथ भी नहीं लगाया। टीएमसी का अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, टीएमसी का उम्मीदवार भी बीजेपी का उम्मीदवार है और बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो भी बीजेपी का है। तो लड़ाई सीधे बीजेपी और कांग्रेस में है, इसलिए वोट बंटने का सवाल नहीं है। नौजवान साथी, मेरे माँ और बहन, तमाम दुकानदार भाइयों से मैं अली इमरान रम्स विक्टर आज आप लोगों के सामने वाम कांग्रेस সকলের কাছে অনুরোধ করব যে আগামী 26 এপ্রিল আপনারা নিজের মূল্যবান ভোট হাত চিহ্নে দিয়ে আপনারা জয়যুক্ত করবেন। এই লড়াইটা হচ্ছে। हमारे साथ रायगंज से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अली इमरान रम्स विक्टर साहब हैं। 2 दिन पहले ही टिकट की घोषणा हुई है और आज रैली लेकर ये रायगंज से अपने घर चाकुलिया तक पहुँचे हैं। अली इमरान भाई, कैसा लग रहा है माहौल, क्योंकि 2019 का जो हम परिणाम देखते हैं कांग्रेस चौथे पर थी और 7 विधानसभा में 7 पर ही आप 4th पर थे, तो वहाँ से निकल कर क्या इस बार उभर पाएंगे और जीत की तरफ क्या बढ़ पाएंगे रायगंज में? देखिए, मैं सबसे पहली बात कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तमाम लोगों का कि आज जिस तरीके से कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद लोगों ने मेरा वेलकम किया है, ये ख़ुद में ये बात को साबित करती है कि लोगों के दिलों में कितनी मोहब्बत है और कितनी चाहत है कि लोग मुझे लोकसभा में भेजना चाहते हैं। क्योंकि बिना किसी खर्च के खुद अपनी गाड़ी, अपना तेल, अपना सारा इंतज़ाम के साथ आज तकरीबन 500-600 गाड़ियाँ लेकर मुझे वेलकम करने के लिए लोग रायगंज पहुँच गए और वहाँ से यहाँ तक लाकर मुझे पहुँचाया गया है एक पूरे जोशो खरोश के साथ, जिसमें तमाम इलाके के लोग हैं, इस्लामपुर के हैं, ग्वालपोखर के हैं, चाकुलिया के हैं, करंदीगी के हैं, अहमदाबाद के हैं, रायगंज, कलियागंज, मतलब 7 विधानसभा से लोग हैं। तो जो सवाल आपने किया कि 7 विधानसभा में पिछली बार हम लोग पीछे थे, तो लेकिन आज 7 विधानसभा में आवाम जो है वो हम लोगों को आगे लाने की तैयारी में जुट चुका है। और ये आपको हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आने वाली लोकसभा चुनाव का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीतकर संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए सदन में पहुँचेगा। लेकिन पिछली बार जैसे लेफ्ट और इस बार आपके लेफ्ट के साथ गठबंधन है, पिछली बार भी सीपीएम के सलीम साहब उम्मीदवार थे, आपके कांग्रेस से भी दीपा दास मुंशी, बड़े चेहरे दोनों ही पार्टी से थे उम्मीदवार, फिर भी दोनों के वोट को भी मिला दे तो फिर भी आपका तीसरा ही पोजीशन रहता है। तो वहाँ से मैं कह रहा था कि वहाँ से दिख रहा है कि पोजीशन उभरता हुआ। देखिए, पिछले चुनाव का जो नतीजा है उसके तहत आप जो बातें कर रहे हैं उस पर आप शायद सही हों, लेकिन मौजूदा हालात जो है और उम्मीदवार मैं हूँ, तो इससे इलाके के लोगों में जो मोहब्बत देखने को मिल रही है, जो चाहते, जो उम्मीद है, तो उनको एक अपने सरजमीन पर लड़ने के लिए एक उम्मीदवार मिल रहा है, ये लोगों का कहना है। तो इसके लिए लोग तैयार हैं मुझे लड़ाने के लिए। मैं खुद जितना तैयार हूँ उससे ज़्यादा मुझे लड़ाने के लिए, मुझे जिताने के लिए आवाम तैयार है। तो ये जो है नतीजा, पिछले बार कुछ भी रहा हो, इस बार का नतीजा हमारे हक़ में होगा। इस बार वाम कांग्रेस जोट मिलकर हिंदुस्तान में जो नफ़रत की सियासत की जा रही है बीजेपी की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ लोग मोहब्बत का पैगाम देने के लिए तैयार हो गए और कांग्रेस नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगाने की बात जो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने किया है, अब लोग हर जगह मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए तैयार है। आपके जो ग्वालपोखर से विधायक हैं और वेस्ट बंगाल सरकार में मंत्री भी गुलाम रब्बानी साहब, उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस जो है वन ऑफ द वीकेस्ट कैंडिडेट रायगंज में फील्ड किया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, रब्बानी साहब ने जो बात कही है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रब्बानी साहब को ये पहले जवाब देना चाहिए कि ममता बनर्जी तृणमूल की सुप्रीमो को रायगंज लोकसभा में टीएमसी में एक भी उम्मीदवार नहीं मिला जो उसको वो लोकसभा में खड़ा कर सके, जिसकी वजह से बीजेपी से भाड़े पे लाया हुआ उम्मीदवार को टीएमसी का टिकट देके खड़ा करना पड़ रहा है। तो जो पार्टी खुद अपने
लोकसभा में अपने लिए एक उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकती है, वो ये कह रही है कि कांग्रेस का सबसे कमज़ोर उम्मीदवार मैं हूँ। तो अरे भाई, मैं अगर कमज़ोर हूँ तो लेकिन कांग्रेस का हूँ, और इसी सरजमीन में कांग्रेस ने मुझे खड़ा किया है। लेकिन आपकी पार्टी तो लड़ाई में खड़े होने लायक भी नहीं है जो एक उम्मीदवार दे सके, इसलिए आपको बीजेपी से किराए का उम्मीदवार लेके आना पड़ रहा है। तो टीएमसी में लगता है ये ट्रेंड ही रहा है, क्योंकि 2019 में भी कांग्रेस के आपके जो इस्लामपुर के विधायक थे उनको ले जाके इन्होंने लोकसभा लड़ा है, इस बार रायगंज के विधायक बीजेपी के उनको लड़ा है। तो ये आप इसको कैसे देख रहे हैं कि टीएमसी हमेशा दूसरे पार्टी से ला के लोकसभा लड़वाती है? ये तो हम लोग, ये ट्रेंड कांग्रेस का शुरू से रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो है वो कभी भी लीडर तैयार नहीं कर पाती है। वो जो है, जिसको हम लोग बंगाल में कहते हैं कटमनी खाने वाले, तोलाबाज, माफिया, ये तैयार कर रही है। तो माफिया को लोग वोट नहीं देंगे, तोलाबाज को वोट नहीं देंगे, वसूली करने वालों को वोट नहीं देंगे। इसलिए कांग्रेस, टीएमसी कांग्रेस जो है, तृणमूल कांग्रेस जो है, वो ये समझ रही है कि हमारे पास अपना उम्मीदवार नहीं है जिसका चेहरा हम सामने रखकर वोट मांग सकें। इसलिए हमेशा दूसरी पार्टी से ये चेहरों को लाकर वो अपने पार्टी में उम्मीदवार खड़ा करती है। तो ये उनकी कमज़ोरी है। आपके मामा हैं जावेद अख्तर साहब, जिला परिषद चुनाव में टीएमसी छोड़ के कांग्रेस में आए, फिर आपकी उम्मीदवारी घोषित होने से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ के चले गए। तो इससे क्या लगता है कि आपके अपने लोग अहम वक्त पर साथ छोड़ रहे हैं, तो इससे कुछ कमज़ोरी हो रही है पार्टी की? तो इसमें एक शेर याद आता है कि गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो अपनों ने है लूटा, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये जो पानी कम था वहीं कश्ती डुबाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, मेरे अपने हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा मेरे साथ जो मेरा कांग्रेस परिवार है, जो आज मेरे साथ खड़ा है, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। ये जो कश्ती डुबाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर, तो मेरे साथ इतने लोग हैं कि धक्का मार के कश्ती को तूफान के पार कराई के साहिल तक पहुंचा देंगे। इसके लिए इधर का एक बहुत बड़ा मांग है इस्लामपुर ज़िला की मांग। तो आप जब क्या सदन में जाएंगे तो इस्लामपुर ज़िला को लेकर क्या करेंगे कि इस्लामपुर एक अलग ज़िला बने? देखिए, इस्लामपुर ज़िला जो है ये स्टेट के प्रॉब्लम है, डिस्ट्रिक्ट की मांग करना, और ये लड़ाई लोकसभा का है। तो सदन से में जाकर ज़िला नहीं बनाया जाता, ज़िला बनाने का काम बंगाल सरकार का है। मैं सदन में पहुँचा तो सदन में जो देश की लड़ाई है, देश के लिए जो ज़रूरत की मांगे हैं उसको लेकर मैं लड़ूंगा। और जो हमारे इलाके की बुनियादी लड़ाई है, इस्लामपुर को ज़िला बनाना हो, या रायगंज में जो बारसोई का रास्ता बनाना हो, इटाहार से जो रेलवे लाइन को कनेक्ट करने की बात हो, या हमारे इस्लामपुर में 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट कॉलेज में है, उसके बाद भी हमारा एक ही कॉलेज में 12,000 स्टूडेंट को पढ़ना पड़ रहा है। तो दूसरे कॉलेज का इंतज़ाम, गर्ल्स कॉलेज का इंतज़ाम, ये सारी चीज़ों को लेके बंगाल सरकार के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई जाएगी, वो मुहिम हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जारी रहेगा जब तक हमारा ये लड़ाई ख़त्म नहीं होता, ये मांग पूरी नहीं होती है। आखिरी सवाल है, कुछ लोगों को ये डर रहता है कि 2019 में जैसे पहली बार यहाँ से बीजेपी जीती, एक वोट बंटवारा भी उसका एक वजह था, तो इस बार भी अगर टीएमसी और आप में, कांग्रेस और लेफ्ट के आप उम्मीदवार हैं, आप दोनों के बीच वोट के बंटवारे में फिर अगर भाजपा निकल जाती है, तो ऐसी सूरत में एक लोगों को फिर वो कसक रहेगी कि भाजपा निकल जा रही है, आप दोनों मतलब टीएमसी और गठबंधन जो हो सकता था टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट के बीच, वो नहीं होने की वजह से? नहीं, टीएमसी के साथ गठबंधन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैंने शायद आप ही के चैनल में पहले भी बोला था कि टीएमसी से गठबंधन करना मतलब कांग्रेस के खुदकुशी करने के बराबर है, और वो साबित भी हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो बात बार बार कही है कि ममता और मोदी एक है, टीएमसी और बीजेपी एक ही है, उसका नमूना देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री पर या उनके भतीजे पर पुलिस या सीबीआई या ईडी की तरफ से हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है। तो ये जो बीजेपी के साथ मिली भगत है उनकी, ये तो बात को साबित करती है कि जहां उनके ऊपर करप्शन का इतना सारा चार्जेस है, इतना सारा एलिगेशंस है, जिसके बारे में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है, ईडी सीबीआई सबका रिपोर्ट सबमिशन हो चुका है, उसके बावजूद ममता बनर्जी या उनके भतीजे पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही है, सीबीआई हाथ नहीं डाल रही है। लेकिन विपक्ष के नेताओं, किसी भी नेता को टारगेट करना, इसको तो आपको सेंट्रल की लीडरशिप क्रिटिसाइज करती है कि ऐसे समय में चाहे वो ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो, या आपके पार्टी के ही कोई नेता क्यों नहीं है? मैं क्रिटिसाइज इस बात का करता हूँ कि डेमोक्रेटिक राइट का जो इन्फ्रिंज हो रहा है उसके खिलाफ हूँ मैं, कि बीजेपी सरकार आने के बाद एक डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है, जो हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, उस राइट्स को हमसे छीना जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि एक तरफ हम बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, हम ममता के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो जहाँ पर ममता बनर्जी खुद को बीजेपी के खिलाफ बताती हैं,
वहाँ पर वो रायगंज में बीजेपी का उम्मीदवार को खड़ा करती हैं। वहाँ पर देखा जाता है कि बीजेपी के खिलाफ बोलती है, लेकिन बीजेपी का कोई भी सख्त जो रवैया है वो दूसरे राज्यों में दूसरे मुख्यमंत्री के साथ हो रहा है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी के साथ नहीं होता है। इनके साथ नरमी बढ़ती जाती है, सिर्फ बयानबाजी होता है, वक्त ज़ाया किया जा रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि ममता और मोदी एक हैं, और बंगाल में माइनॉरिटी के लोगों के साथ जो खिलवाड़ उन्होंने किया है पिछले 12-13 सालों में, जहां वो सरकार में आई थी और बार बार एक नारा दिया था कि अगर मैं सरकार में आती हूं तो सच्चार कमेटी की रिपोर्ट को मैं लागू करूंगी, तो आज सच्चार कमेटी का नाम तक वो नहीं लेती है। तो सच्चार कमेटी के रिकमेंडेशन को करना चाहिए उनको, उस पर काम नहीं कर रही हैं। मेरा सवाल तो वोट बंटवारे में अगर फिर बीजेपी जीत जाती है तो ये रहेगा यहाँ के लोगों को फिर अफसोस कि 2019 की तरह फिर बीजेपी जीत गई। देखिए, बीजेपी अगर जीतती है तो ये कसक तो हम सबको रहेगा, लेकिन आवाम इस बार तैयार है, क्योंकि पिछली बार जो है वोट बंटवारे में बीजेपी को फ़ायदा हुआ था, और इस बार जो है टीएमसी का अपना कोई उम्मीदवार नहीं है। टीएमसी का उम्मीदवार भी बीजेपी का उम्मीदवार है, और बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो भी बीजेपी का है। तो लड़ाई सीधे बीजेपी और कांग्रेस में है, इसलिए वोट बंटने का सवाल नहीं है। बंगाल के लोग, रायगंज के लोग अब तैयार हैं मोदी को और ममता को जवाब देने के लिए, और उसके लिए कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए लोगों ने इरादा बना लिया है। आज के जुलूस, आज के लोगों का मोहब्बत, उनका जो उत्साह, उनके अंदर जो उमंग देखने को मिला, ये इस बात को साबित करता है।